गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संसद के सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे। संसद में कौन कौन से भाग शामिल होते हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उसके बाद संसद सदस्य उनके कैसे आते हैं, लोकसभा के कैसे आते हैं, राज्यसभा के कैसे आते हैं, लोकसभा में क्या मनोनीत सदस्य होते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं तो कितने होते हैं, नहीं होते हैं। उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद इनकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद धन विधेयक, वित्त विधेयक, जितने भी विधेयक उनका अध्ययन करेंगे। साथ में इन लोकसभा, राज्यसभा सदस्यों के कार्यों का, हम लोग इनका क्या कर्तव्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति, दोनों सदनों को लेकर के क्या राष्ट्रपति का रिलेशन है, राष्ट्रपति क्या सदन में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, इस मामले पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट संसद पढ़ने वाले हैं, जो कि एक थोड़ा टाइम भी लगेगा और साथ में बहुत अच्छे से इसके सभी एक एक पहलुओं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जब भारतीय शासन अधिनियम 1919 आया, उसके बाद सबसे पहले ये जो कि देश में सदन की व्यवस्था की जाए। भारतीय शासन प्रणाली द्विसदनीय प्रणाली, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा, सबसे पहले ये जाने कि संसद में होते कौन है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों अंग होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है संसद किस का अंग नहीं है, उसमें आपको दे देगा लोकसभा दे देगा, राष्ट्रपति देगा, राज्यसभा दे देगा और साथ में प्रधानमंत्री दे देगा। बेसिकली प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होते हैं, लेकिन संसद का अंग नहीं होते हैं। अंग तो तीन ही माने जाएंगे। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और साथ में राष्ट्रपति। तो सबसे पहले लोकसभा का गठन कब हुआ था, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, इसके मामले में हम ये बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ शुरुआत करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या की। लोकसभा के सदस्यों की संख्या होती है लगभग 552। वर्तमान में 545 से 7 जो सदस्य होते हैं। ये हमने पाक अधिकृत कश्मीर वाले जो एरियाज है वहाँ के सांसदों के लिए छोड़ रखे हैं कि कभी भविष्य में अगर हमने पाकिस्तान की कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया तो ऐसी स्थिति में हम उन 7 सीटों पर चुनाव करा करके टोटल 552 सदस्य हो जाएंगे। अब लोकसभा का सदस्य चुने कैसे जाते हैं? लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं डायरेक्ट जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधि। ये एक तरह से लोकप्रिय सदन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देश को 545 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। वर्तमान में 543 ही है, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय थे जो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिए गए। तो 543 सदस्य चुन के आते हैं, जिनमें से कि प्रत्येक सदस्य को अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव जीत के आना पड़ता है सीधे जनता के द्वारा। इनका चुनाव करते कौन है? किसी भी लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से पूर्व की और वो चुनाव आयोग की अनुसूची, चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची है उसमें अपना नामांकन पंजीकरण करा चुके हैं, उनका नाम है, तो वो लोग लोकसभा के सदस्य के लिए होते थे। पहले ये उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन राजीव गांधी जी की सरकार में 1961 में 1989 में 88 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, जिसमें उम्र हटा करके 21 से लेकर के 18 वर्ष कर दी गई थी। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, सभी राज्यों से चुनकर आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, या जो भी इंडियन लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, वहाँ से भी सांसद चुनकर आते हैं। इसमें नाम निर्देशित सांसद हुआ करते थे, लेकिन अब मैं एक बता दूँ, देश का कोई भी सदस्य जो लोकसभा का सदस्य बनने की उम्र सबसे पहले 25 साल उम्र होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। 3 सबसे मुख्य है, क्या हो? पहले भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और साथ में उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो। कोई भी नागरिक देश की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है, एक्सेप्ट सिक्किम। सिक्किम देश का ऐसा राज्य है जहाँ केवल और केवल सिक्किम राज्य का ही नागरिक चुनाव लड़ सकता है, दूसरा कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि छोटा सा स्टेट है, पूरे राज्य से एक सांसद चुन के आ रहा है। अगर वहाँ को भी हम स्थायी नहीं करेंगे तो कोई भी बाहर वाला जाके जीत सकता है, तो वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके, इसलिए हमने किया है। तो लोकसभा के बारे में हमने क्या समझा कि सबसे ज़्यादा लोकसभा
हमने 552 सदस्य होते हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्य चुन के आते हैं, 20 संग्रह क्षेत्र चुन के आते हैं और साथ में 2 जो है एंग्लो इंडियन के लिए था। तो इसके लिए भी 545 ही याद रखें, 543 बल्कि याद रखें, क्योंकि 7 तो पहले ही, अभी तो हमने पाक कश्मीर को भारत में मिलाया नहीं है। दूसरी बात कि 2 जो है आंग्ल भारतीय, तो 543 सदस्यों का वर्तमान में चुनाव हो रहा है। उसके बाद अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसका कार्यकाल 8-9 महीने और बचा हुआ है। लोकसभा के सदस्य हो गया। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी हमने देख लिया। देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की के कर्तव्य क्या होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कर्तव्य होता है कानून बनाने, उसके बाद लोकसभा में चर्चा करते हैं। किसी भी जो सदस्य समर्थन में होते हैं वो वोट करते हैं किसी विधेयक के समर्थन में, और जो विरोध में होते हैं वो खिलाफ होते हैं। अभी हम लोग पूरी संसद चर्चा करेंगे। थोड़ा पहले बेसिक लेते थे राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुन के आते हैं, देखिए पहले राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सदस्य होते हैं देश में 245 होते, तो 250 थे, लेकिन वर्तमान में 245 ही है, जिनमें से कि 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन क्षेत्रों में 4 क्षेत्र, कला, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से 12 सदस्य राष्ट्रपति जी के द्वारा हर साल मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य हर साल 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसा लोकसभा वहाँ पे क्या होती, भंग हो जाती थी। लोकसभा 5 साल में नए नए चुनाव होते थे। राज्यसभा का इस तरह चुनाव नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्य और हर 1 साल में 2/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोग राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद हमने ये देख लिया, थोड़ा सा देखते हैं कि सीटों का आरक्षण कैसे दिया। लोकसभा में क्या होता है कि SC ST समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण रिजर्वेशन सुनिश्चित किया गया है। राज्यसभा में ऐसा कोई भी आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया गया है। राज्यसभा तो हमने देख लिया कि हर 5-6 साल के लिए कोई सदस्य चुना जाता है। लोकसभा 5 साल के लिए चुना जाता है। हमने देखिए कई बार प्रश्न आता है कि लोकसभा या संसद के सदस्यों की जो अयोग्यता संबंधी होती है, ये नियम कहाँ दिए हैं। पहली बात ये क्लियर होना चाहिए कि संसद के सदस्यों के अयोग्यता संबंधी नियम भारतीय संविधान में कहीं नहीं दिए गए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून 1951 में दिया गया। उसके अंतर्गत क्या हो कि कोई सदस्य अगर उसको हम सदस्यता से हटाना चाहते हैं, अगर उस पर आरोप है कि वो अपराध, चुनाव, भ्रष्टाचार के दोषी दिया गया, उसी 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए उसे हमने सज़ा दी। हमने कई सांसदों को जैसा कि लालू जी हैं, उनको 2 से साल ज़्यादा सज़ा हो गई, उनकी सज़ा चली गई। अभी है फिलहाल में राहुल गांधी का मामला बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। राहुल गांधी जी की सदस्यता में 2 साल की सज़ा हुई, तो उनको लोकसभा की सदस्यता से गंवानी पड़ी अपनी। उसके बाद और भी है कि भ्रष्टाचार ना होना चाहिए, भ्रष्टाचार का आरोपी नहीं होना चाहिए। साथ में उसे छुआछूत, दहेज प्रथा को लेकर के आरोप नहीं होने चाहिए। ये एक चीज़ होती है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। दल बदल कानून, देखिए होता क्या था कि पहले देश में कोई भी सांसद एक आया था, आया राम गया राम बहुत चर्चित, हरियाणा का केस है। उसमें एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर उसने 3 बार पार्टियां बदली। तब से आया राम गया राम हो गया। तो राजीव गांधी जी की सरकार थी 1985 में, तब उन्होंने एक कानून लेके आया, दल बदल विरोधी कानून, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आया। उसमें क्या किया गया था कि कोई सदस्य, कोई मान लीजिए पार्टी है, ठीक है, उसके मान लीजिए जितने भी सदस्य हैं, किसी 2/3 से कम अगर जाते हैं, मान लीजिए कि किसी पार्टी में 6 सदस्य हैं, ठीक है, अब अगर उस पार्टी के 6 सदस्य में से 4 से कम, मतलब 3, 1, 2, 3 अगर ये जाते हैं किसी दूसरे पार्टी में शामिल होने के लिए, तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। अब इससे क्या हुआ कि लाया तो बहुत अच्छे पर्पज़ से किया था कि हाँ
मान लीजिए 6 7 थे तो 4 नहीं जाएंगे। हकीकत ये होने लगा कि 4 से ज़्यादा जाने लग गए। मतलब एक तरह का पूरा दल बदल थोक में थोक होने लगा, आधी 2/3 पार्टी शामिल हो जा रही दूसरे में। तो कहीं ना कहीं इसके निगेटिव, मैंने ये आपको निगेटिव पॉइंट है जो हमने बताया आपको, लेकिन दल बदल विरोधी कानून से कुछ हद तक काफ़ी हद तक दल बदल रुका है। तो कब लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा किसी सरकार, राजीव गांधी जी की सरकार का उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक सरकारों को स्थायी बनाना। पहले क्या होता था कि बस कानून आया, सरकार आई, कोई भी सरकार आई, अब उनको समर्थन दिया था। अगर मान लीजिए ऐसा है कि उनको लग रहा है कि हमें मंत्री नहीं बनाया गया, हमें कुछ और नहीं बनाया गया, तो अपने ले करके वो चला गया दूसरी पार्टी। लेकिन अब नहीं, कम से कम आपको 2/3 जाना ही पड़ेगा। उसके बाद इनकी हम थोड़ा शपथ लिख लेते हैं कि संसद के सदस्य शपथ किस बात की लेते हैं। भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, भारत की प्रभुता व अखंडता अखंडता को सुनिश्चित रखेंगे, साथ में वेतन भत्ते, कितना वेतन मिलता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं राज्यसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करें। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों से ही बीच से ही चुना जाता है। सामान्यतः आप देखते हैं कि जिस दल की बहुमत होता है उसी पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। साथ में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों का संचालन करता है। कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि मतदान, मान लीजिए किसी मामले में वोट करने की स्थिति आ जाए तो लोकसभा अध्यक्ष पहले ही वोट नहीं करता। लेकिन अगर कुछ ऐसी एक मतलब स्थिति आ जाती है कि बराबर मत पड़ जाते, मान लीजिए कोई किसी विधेयक में मत देना था, अब 200 दोनों में पड़ गए, तो लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो मत दे सकता है। ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई कानून आया, कोई विधेयक आया, अब वो पारित नहीं कर रहा, राज्यसभा और लोकसभा वो लगभग 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन वो पारित नहीं हो पा रहा है नंबर 1। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक सदन ने अस्वीकार कर दिया दूसरे ने, तो लोग ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति चाहे दोनों मामलों को लेकर के, किसी मामले को लेकर के संसद की अनुच्छेद 108 के अंदर संयुक्त बैठक का प्रावधान करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि संसद की संयुक्त बैठक की आहूत कौन कराता है? तो जब प्रश्न ये पूछा जाए कि आहूत कौन कराता है तो राष्ट्रपति कराते हैं। और उस सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए लोकसभा अध्यक्ष का रोल है। लोकसभा अध्यक्ष ये डिसीजन करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा नहीं है। देखिए मान लीजिए कोई विधेयक लाया गया, ठीक है, अब धन विधेयक के साथ क्या है कि धन विधेयक जो पारित किया जाता है उसमें लोकसभा बहुत मजबूत शक्ति की स्थिति में होता है कि ये अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष के लिए ये धन विधेयक है तो लोकसभा उसे पारित कर देगी, राज्यसभा के लिए उसे केवल 14 दिन के लिए भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा उसे मानती है कि हाँ, अगर मान लीजिए कुछ अस्वीकार भी करती है तो भी ये लोकसभा का अनन्य अधिकार है कि वो चाहे तो राज्यसभा की अनुशंसाओं को माने और चाहे तो ना माने। तो होता क्या है कि कई बार कोई विधेयक आया, कोई मान लीजिए वो पारित होने की स्थिति में नहीं, पहले क्या होता था सरकार पर लोकसभा में मान लीजिए बहुमत ज़्यादा है, राज्यसभा में नहीं पारित होने की, तो उसको धीरे से लोकसभा अध्यक्ष से कहला करके उसको धन विधेयक बता देती है। आधार के मामले में क्या हुआ था? आधार कार्ड के मामले में, क्योंकि इनको लग रहा था कि सरकार पारित शायद लोकसभा में तो पारित हो जाएगा, राज्यसभा में तो पारित होगा नहीं, तो उसको लोकसभा अध्यक्ष से कहला के उसको धन विधेयक की तरह पारित करा लेते। तो वहाँ पे भी देखिए लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति, लोकसभा अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण है कि लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक कौन सा है कौन सा नहीं है। अब राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करें, राज्यसभा के अध्यक्ष का शब्द राज्यसभा में उपयोग नहीं किया जाता, राज्यसभा के लिए सभापति का शब्द उपयोग किया जाता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है तो पहली बात राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, ना तो क्योंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता इसलिए मतदान की स्थिति में राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता है। देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है कि दोनों सदनों के सभी सदस्य, मैंने आपको पीछे उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया था कि दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है, जो उसमें बनेगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। वर्तमान में धनखड़ साहब हैं जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े, जीते और बाद में वो उसी समय राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने लगे। उसके बाद एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। ये समानता जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं उनको ये पद दिया जाता है। अब हम थोड़ा
संसद के सत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। संसद के सत्र बेसिकली 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र ये फरवरी से लेकर के मई तक में होता है। जून का महीने में कोई सत्र नहीं होता है। जुलाई से लेकर के सितंबर तक मानसून का सत्र होता है, जिसमें चलना भी परसों से चलना शुरू हुआ है। उसके बाद शीतकालीन सत्र होता है नवंबर दिसंबर में। तो हम सत्र याद करेंगे कौन कौन से होते हैं। 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले होता है बजट सत्र होता है। बजट सत्र कब से आता है? फरवरी से लेकर के मई के महीने तक होता है। फरवरी से लेकर के मई तक होता है। मानसून सत्र कब होता है? जुलाई से लेकर के दिसंबर तक होता है। शीतकालीन सत्र कब होता है? नवंबर दिसंबर। तो 1 जनवरी का महीना खाली रहता है और दो जी आपको याद रखना है। 1 जनवरी का महीना और 1 जुलाई का महीना, 1 जून का महीना। 2 जी आपको याद रखना है। इसमें सत्र नहीं चलता, बाकी फरवरी से लेकर के मई तक बजट सत्र चलता है। जून जुलाई से लेकर के सितंबर तक मानसून सत्र चलता है और नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र चलता है। देखिए सत्र का स्थगन और सत्रावसान। स्थगन का मतलब होता है कि जैसे कई बार सभापति को लगता है राज्यसभा में और लोकसभा की शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस मामले को लेकर के थोड़ा और हमें जिस चर्चा करने की जरूरत है कुछ देर के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन इसको लोकसभा या अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति करता है। लेकिन अगर सत्रावसान की बात करते हैं तो सत्रावसान करता है राष्ट्रपति। मतलब पूरे सत्र का ही अवसान कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि सदन में केवल जैसे ये मानसून सत्र चल रहा है, अभी सत्र का हमें सत्रावसान करना है कि तो राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं। एक शब्द होता है बड़ी पूज कोरम। कोरम का मतलब होता है कि लोकसभा या राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं का 10% से कम अगर उपस्थित है तो उस दिन सदस्य नहीं चलेगी। तो लगभग लोकसभा के मामले में ये संख्या जाती है लगभग 55 और राज्यसभा के मामले में संख्या जाती है लगभग 25। मतलब कि अगर टोटल सदस्यों का 10% से कम आज उपस्थित है तो आज सदन नहीं चलेगी। कोई मतलब ही नहीं बनता। जब सदन में 55 सांसद भी नहीं है 550 में से, तो फिर सदन चलाने का मतलब ही क्या बनता है? इधर लोकसभा में अगर 250 में से 25 सदस्य भी नहीं आए तो क्या मतलब बनता है? तो कम से कम तो मेरा तो मानना है कि इसको बढ़ा करके इसको और ज़्यादा करना चाहिए, कम से कम 25% करना चाहिए। इससे कम रहेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदन में एक होता जिस सचेतक प्रश्न पूछा जाता है कि सचेतक से आप देखिए, पहली बात ये जान लें कि सचेतक का पद भारतीय संविधान में कहीं नहीं दिया गया, इसीलिए ये संवैधानिक पद नहीं है। सभी पार्टियां अपने सांसदों को अनुशासन में रखने के लिए इस मतदान की विधेयक के लिए मतदान करने या न करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए अपना एक सचेतक नियुक्त करती है। लोकसभा में भी मान लीजिए बीजेपी का है तो इस पार्टी के सचेतक होंगे, विधानसभा में ये सचेतक होंगे। तो सारी पार्टियां अपने अपने सदस्यों में से एक सचेतक का पद सुनिश्चित करती है, जो ये बताता है कि किस पार्टी में वोट देना है और किस विधेयक में मत देना है या किस में नहीं देना। अगर आपने विधेयक के उल्लंघन किया, सचेतक का उल्लंघन किया, तो हो सकता है कि आपकी सदस्यता भी चली जा सकती है। ये सभी मामलों में इतना महत्वपूर्ण पद हो जाता है एक तरह से सचेतक का। सचेतक संसाधन बनाए रखने में, उसके साथ साथ मत देने या ना देने में जो निर्देश जारी करेगा वो मानना ही पड़ेगा सभी सदस्यों को। अगर नहीं मानता तो मे भी उसकी सत्ता चली जाती। तो लोकसभा का ऐसा चुनाव होता है जिसमें सचेतक का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी अपनी मत से मत आसानी से मत दे सकता है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं विधेयक किस तरीके होते हैं, विधेयक कैसे लाए जाते हैं, कैसे पारित किए जाते हैं। देखिए मान लीजिए अब हमें कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए 2 तरह से विधेयक लाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मंत्री हैं तो जो विधेयक लाएंगे वो सरकारी विधेयक माना जाएगा, और मंत्री नहीं है भले इस कोई भी सदस्य सामान्य सदस्य हो, चाहे तो सत्ताधारी पार्टी का ही सांसद क्यों ना, अगर वो कोई विधेयक लाता है तो गैर सरकारी माना जाएगा। पहली बात पॉइंट किया सरकारी विधेयक और साथ में गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर होता है। सरकारी विधेयक ये होता है जो किसी मंत्री द्वारा पूरा स्थापित किया जाता है, मतलब किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है।
गैर सरकारी विधेयक होता है जो मंत्री को छोड़ करके अन्य किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। सामान्यतः जो सरकारी विधेयक होता है ये पारित होना ही चाहिए। अगर ये पारित नहीं होता है तो ये मान सकते हैं कि सरकार में इसका विश्वास नहीं है, तो सरकार हो सकता है सरकार गिर भी है। लेकिन गैर सरकारी सदस्य में कि पारित होने की उम्मीद कम होती है, कि उतना प्रभावशाली नहीं होता। ये चीज़ें गैर सरकारी विधेयक। एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। मैंने आपको पहले भी बताया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका मतलब ये है कि लोकसभा जब तक मंत्रिपरिषद रहेगी तभी तक जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। अगर लोकसभा में विश्वास हो जाता है तो सरकार तुरंत ही गिर जाएगी और कोई मतलब ही नहीं बनता जब लोकसभा में सरकार का विश्वास ही नहीं है तो फिर सरकार गिर ही जाएगी। निंदा प्रस्ताव आता है कि किसी मंत्री किसी मामले को लेकर के वहाँ पे निंदा भी की जाती है। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं ना, विधेयक को देख लेते। सामान्यतः मुझे तो देखिए दो तरह के होते हैं विधेयक। एक साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है। फिर धन विधेयक में हम थोड़ा देखेंगे कि वित्त विधेयक। लेकिन इसमें देखिए साधारण विधेयक क्या होता है। पहली बात, कोई भी विधेयक जो लोकसभा या राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सके साधारण विधेयक होता है, या वो विधेयक जो किसी मामले को लेकर के हैं जिसमें कि वित्त संबंधी धन संबंधी मामले नहीं है, वो विधेयक साधारण विधेयक की सामान्यतः 99% साधारण विधेयक भी होते हैं। इसे कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। ये बिना राष्ट्रपति की स्थापित किया जाता है, मतलब बिना राष्ट्रपति की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। इन दोनों शब्दों से पारित होने के बाद सीधा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है और असहमति और साथ में कानून बन जाता है। मान लीजिए दोनों सदनों में असहमति हो जाती है कि एक सदन कह रहा नहीं, हम इसको मानेंगे ही नहीं, हम इस पर साइन करेंगे ही नहीं, तो साधारण विधेयक के मामले में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हुई है, बहुत कम होती है सर, दोनों सदनों की बैठक लगभग हो ही नहीं पाती। अगर साधारण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होता तो हो सकता है सरकार को त्यागपत्र देना पड़े। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप एक विधेयक पारित नहीं करा करो साधारण विधेयक, तो आपका संसद में विश्वास ही नहीं है, इसे अस्वीकृत पारित या राष्ट्रपति द्वारा पूरा विचार के लिए भेजा जा सकता है। अब आते हैं धन विधेयक। हमने साधारण विधेयक देख लिया, लोकसभा या राज्यसभा का भी स्थापित किया जा सकता है। इसे किसी मंत्री के द्वारा, सरकारी सदस्य के द्वारा या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा स्थापित किया जाता है। ये बिना राष्ट्रपति की संमति के पूरा स्थापित होता है। ये इसे राज्यसभा या द्वारा संशोधित या स्वीकृत किया जा सकता है। इसे अगर मान लीजिए 6 महीने का गतिरोध उत्पन्न हो जाए कि ना तो अस्वीकृत कर रहा है ना स्वीकृत कर रहा है, ऐसी स्थिति में हम दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करा सकते हैं। धन विधेयक देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान। धन विधेयक, पहली बात धन विधेयक होता क्या है? इससे पहली बात, अगर कोई धन विधेयक है तो लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाएगा। ये सिर्फ मंत्री के द्वारा पूरा स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्ण संमति कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि धन विधेयक में इतने सारे मामले जुड़े होते हैं। इसमें जितना सारा खर्चा आया, जितना हमारी संचित निधि में जितना पैसा है उसका खर्च कैसे करना है, उसमें कैसा पैसा आना है, तो इस मामले के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसे मंत्री द्वारा पूरा स्थापित किया जाता है। लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जाता है। राज्यसभा केवल इसे 14 दिनों तक रोक सकती है कि हाँ भाई ये धन विधेयक और हम इस पर आप 14 दिन का आपके पास समय है, अगर आपको कुछ सुझाव देना तो आप दीजिए, हमारा मन होगा। हम लोकसभा कह रही राज्यसभा से कि ऐसा करिए, आप इसको 14 दिन तक अपने पास रखिए, देखिए अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुझाव देना चाहिए तो सुझाव के लिए आप तैयार हैं। अगर हम चाहेंगे तो मानेंगे, लेकिन हम मानने के लिए बाध्य नहीं। साधारण विधेयक के मामले में क्या था, अगर लोकसभा भी चाहे, अगर राज्यसभा की अनुशंसा को नहीं मानती और राज्यसभा विधेयक को पारित नहीं करती, दोनों संयुक्त बैठक का प्रावधान था। लेकिन लोकसभा के मामले में ऐसा नहीं है। लोकसभा के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं है, केवल 14 दिनों तक के लिए रोक सकती है। इसे लोकसभा के पारित होने के बाद राष्ट्रपति सीधा साइन हो जाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति इसको अस्वीकृत नहीं करते, क्योंकि यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बाद ही लाया जाता है।
अब देखिए धन विधेयक में होता क्या है, सामान्यतः धन विधेयक में ऐसे मामले होते हैं जो कि भारत की संचित हमको संचित से धन निकालना है, संचित में किसी व्यय करना है, संचित लोक लेखा में किसी प्रकार धन को प्राप्ति या फिर अच्छा मतलब ये समझ लीजिए जैसा नाम है इसका धन वैसा धन से जुड़ा हुआ ये प्राप्त विधेयक होता है। लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है, राज्यसभा इस पर 14 दिन तक अपना रोक सकती है, केवल राष्ट्रपति के अनुशंसा से लाया जाता है। अधिकतम इसे लोकसभा द्वारा लगभग पारित ही कर दिया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति साइन होने के बाद ये कानून का रूप धारण कर लेता है। वित्त विधेयक दो तरह के और होते हैं, एक धन विधेयक तो हो गया, वो तो धन विधेयक था। वित्त विधेयक के बारे में वित्त विधेयक होता है, ये भी वित्तीय मामलों संबंधी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो धन विधेयक नहीं होते सामान्यतः उन्हीं को वित्त विधेयक कह दिया जाता है। तो वित्त विधेयक टाइप 1 अनुच्छेद 17A, वित्त विधेयक टाइप 1 और अनुच्छेद 117(3) वित्त विधेयक टाइप 2। तो वित्त विधेयक दोनों लगभग सामान्य विधेयक की तरह ही होते हैं, बस अंतर ये होता है कि ये थोड़ा धन संबंधी जुड़े थे। इनमें विधेयक संयुक्त बैठक हो सकती है, राज्यसभा के पास इसको पारित करने का अधिकार है, लोकसभा के पास दोनों सदस्य स्वीकार कर सकते हैं। सामान्यतः जितने भी धन विधेयक होते हैं ये वित्त विधेयक, जितने भी वित्त विधेयक होते हैं धन विधेयक होते हैं ये वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनको लोकसभा अध्यक्ष बोल देता है कि ये वाला जो वित्त विधेयक है ये धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, धन विधेयक पढ़ लिया, वित्त विधेयक टाइप 1 पढ़ लिया। अनुच्छेद 117(1) के अंतर्गत लगभग सामान्य विधेयक की तरह होता है। अगर कोई धन संबंधी मामला है और उसको हम चाहते हैं कि वित्त विधेयक की तरफ प्रेरित हो जाए, लेकिन पारित हो जाए, लेकिन वो धन विधेयक नहीं है, तो विधेयक टाइप 1 हो गया। और लगभग ऐसा ही वित्त विधेयक टाइप 2 होता है। हमने संयुक्त बैठक देख लिया, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होती है जब दोनों विधेयक में से कोई भी स्वीकृत कर दिया जाता है। ये सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक के 6 महीने से ज़्यादा समय तक बीत चुका हो। कोई विधेयक संसद में बजट पारित कैसे होता है, इसके 6 चरण होते हैं। पहले क्या होता है, बजट का हम प्रस्तुत करते हैं, फिर उसमें सामान्य चर्चा होती है। जैसे मान लीजिए हम बजट है, ये चरण कई बार पूछ लेता है, कंपनी देता है यूपीएससी में या स्टेट टीचर्स में या और कहीं कि इनको आप क्रोनोलॉजी लगाइए कि सबसे पहले क्या करेंगे, बजट को पेश करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या करेंगे। तो बजट को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। पहले थोड़ा सा हम ये चर्चा कर लें कि बजट दिया कहाँ गया। देखिए पहली बात तो भारतीय संविधान में बजट शब्द कहीं भी नहीं दिया गया है, पहली बात हमें ये पता होना चाहिए। बजट शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 अक्सर साल में हर बार तुझे बजट आ गया। बजट देखिए जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जाता है समाचार वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उस दिन पूरे देश में सब लोग समाचार सुनने का आज हमारे लिए क्या होने वाला है। तो लगभग बजट कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का इस्तेमाल किया गया। तो प्रश्न आता है कि बजट भारतीय संविधान में परिभाषित है, तो परिभाषित नहीं है, उसी जगह हमने वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। तो सामान्यतः ये फरवरी महीने की पहले 28 तारीख को पेश किया जाता था। सामान्यतः पहली संसद की बैठक कार्य दिवस में ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो बजट में होता क्या है, बजट में पूरा देश का कितना सारा कर आया, कर कितना हमारा सामान्यतः बजट 3 सालों के लिए किया जाता है। एक हमने पीछे निकल के जितना हमारा खर्च था, वर्तमान जो हमारा चल रहा है और भविष्य में आने के लिए खर्च का हम अनुमान लगाते हैं। तो 3 तरह जो निकल गया उसको देखते हैं कि पिछले साल हमारे इस बार कितना खर्च हो रहा है और आने वाले समय में कितना खर्च होगा। इससे पूरा सरकार को एक आंकड़ा मिल जाता है, उसी अंदर बजट पास किया जाता है और साथ में साल भर के लिए खर्चे की व्यवस्था होती है। तो देखिए बजट प्रस्तुत कैसे की, बजट को प्रक्रिया होती है 6। पहले हम क्या करते हैं, बजट को प्रस्तुत करते हैं। हम मतलब वित्त मंत्री नहीं हो, वित्त मंत्री जी पहले बजट प्रस्तुत करते हैं, फिर उसमें आम बहस की जाती है, फिर उसके विभागीय समितियों द्वारा जांच के लिए भेजा जाता है, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर विधेयक पारित होता है। 6 चरण याद रखते हैं। सबसे पहला क्या होता है, हम बजट को प्रस्तुत करते हैं। नंबर 2 उसमें चर्चा होती है। नंबर 3 समितियों को भेजा जाता है। नंबर 4 विभाग अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। नंबर 5 विनियोग विधेयक पारित होता है और नंबर 6 विधेयक पारित कर दिया जाता है।
तो बजट के मामले में क्या है, अच्छे तरीके से पहले हम बजट को प्रस्तुत करते हैं, फिर उसमें सामान्य चर्चा होती है, फिर वो भी सभी विभागीय समितियों को भेजा जाता है, फिर अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है और फिर वित्त विधेयक को पारित कर देते हैं। इस तरीके से बजट पारित हो जाता है। ये याद रखना, कई बार ये पेपर में दे देता है। अब देखिए बजट जो होता है उसमें पैसा कैसे निकालना है, इसके लिए निधि की व्यवस्था की है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 में ही जो है भारत की संचित निधि और भारत की लोक लेखा निधि, और 267 में होता है भारत की आकस्मिकता निधि। तो भारत की जो संचित, अक्सर आप न्यूज़ सुनते हैं भारत की संचित में कितना पैसा निकाला गया, भारत की संचित में कितना पैसा आने वाला है। तो जो भारत की संचित निधि होती है जिसमें कि प्रक्रिया उधार दिया जाता है, भुगतान जमा किए जाते हैं, भारत सरकार द्वारा सभी राजस्व राजकोषीय विधेयकों, ऋण या अर्थपात्रता बिलों को जारी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण होते हैं। ऋणों की पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त होती है। भारत की संचित निधि का भाग तो ये है कि कितना कर आया कर गया। ये तो भारत की लोक लेखा समिति होती है कि ये लोक लेखा समिति लगभग वही है जो संचित निधि है, पर जो चीज़ें संचित निधि नहीं है उसको लोक लेखा में डाल दिया गया। अब भारत की आकस्मिकता ने कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये राष्ट्रपति जी के अंदर में होती है। देखिए भारत की संचित निधि और भारत की लोक लेखा निधि इसको संसद की ओर मतदान होने के बाद भी आप इससे पैसे को निकाला जा सकता है। लेकिन जो भारत की आकस्मिकता निधि होती है इसमें संसद की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें राष्ट्रपति जी की सहमति के बाद पहले ही 500 करोड़ रुपए तक, कभी अचानक ऐसा खर्चा आ जाए, मान लीजिए संसद नहीं चल रही है, अब हमें अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, कभी कभी घर में ही हो जाता है, अपने पास भेजा जाता है कि पैसे की जरूरत पड़ जाती, तो इमरजेंसी फंड के लिए रखा कि आकस्मिकता निधि के लिए पहले से 500 करोड़ रुपया हो, तो अब इसे बढ़ा करके 30,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है, जो कि राष्ट्रपति जी के नियंत्रण में रहेगा और जब भी चाहेंगे सरकार जिस मामले में चाहेगी पैसा खर्च कर दिया जाएगा। अब हम संसद के थोड़ा कार्यों की मेन बात करें तो संसद की विधायी कार्य क्या है, तो उसको हम संसद की कार्य की तरफ पढ़ते हैं थोड़ा और गहराई। कार्यकारी शक्तियाँ क्या हैं, वित्तीय शक्तियाँ तो हमने पढ़ी ली, संवैधानिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, निर्वाचक शक्तियाँ, ये मन रखते हैं। तो विधायी शक्ति के कार्य होते हैं जब राज्यसभा इसके लिए एक संसद पारित करे, जब राष्ट्रीय आपातकालीन लागू हो। विधायी शक्तियों का मतलब कानून बनाने से लेकर के संसद द्वारा लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के कानून को बनाते हैं, या कानून कोई विधेयक आया उसको कानून को रूप दिया जाता है। कार्यकारी शक्तियों में क्या होता है कि जो मंत्री होते हैं वो संसद के ही सदस्य होते हैं, लेकिन लोकसभा के उत्तरदायी भी होते हैं। उसके बाद संवैधानिक शक्तियाँ साधारण बहुमत, विशेष बहुमत से तथा लेकिन आधे राज्यों को विधानमंडल द्वारा पारित कराया जाना है। न्यायिक शक्तियाँ जैसा न्यायिक राष्ट्रपति सबसे न्यायिक शक्ति तो संसद की न्यायिक शक्ति बहुत कम लोगों को पता होता है। न्यायिक संसद की जो न्यायिक शक्ति होती है उसमें सबसे बड़ा न्याय है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत हम महाभियोग की कार्रवाई कर सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश कितना न्यायिक करके उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, और साथ में अपनी बाहरी लोगों की इसकी अवमानना के विशेषाधिकारों को उल्लंघन के लिए कर सकती है। अब थोड़ा सा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कहता है कि बराबर है, बड़ी है राज्यसभा क्या है। हमने पहले बताया कि दो सदन है, एक लोकसभा। अब कई मामलों में क्या होता है कि लोकसभा अधिक शक्तिशाली रहती है। मैंने आपको देखिए एक बात करी ना, धन विधेयक के मामले में क्या लोकसभा अधिक शक्तिशाली केवल 14 दिनों तक विरोध होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखिए जहाँ जिन मामलों में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ समान हैं। पहली बात जैसे सामान्य विधेयक के मामले को लेकर के तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन विधेयक बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें दोनों की शक्तियाँ बराबर होती है और इसमें भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अनुच्छेद 160 के अंदर प्रावधान नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं महाभियोग में भी लगभग राष्ट्रपति के निर्वाचन में बताया था कि संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पद से हटाए जाने। उसके
उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाने जाने में दोनों लगभग राष्ट्रपति का देने जाने के नहीं के मामले में राष्ट्रपति घोषित द्वारा आपातकालीन की स्थिति में प्रधानमंत्री से मंत्रियों का चयन में चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, चाहे तो राज्यसभा का। प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, चाहे तो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। वित्त विधेयक, धन विधेयक, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मामले में तो इस तरीके से कितने मामले होगा जिसमें कि लगभग सामान्य है, ज़्यादातर लगभग 95% मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान होती है। अब लोकसभा अधिक महत्वपूर्ण कहाँ हो जाता है? धन विधेयक के मामले में मैंने आपको पहले बताया कि मान लीजिए कि धन विधेयक आया तो राज्यसभा उसे केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है, जबकि राज्यसभा क्या होता है कि राज्यसभा उसे 14 दिनों तक ही रोक सकती है। तो इसमें लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है, राज्यसभा की शक्ति कम हो जाती है। राज्यसभा में बजट पर कोई चर्चा हो सकती है अनुदानों की। ये एक प्रश्न आया था एक बार कि राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान कर सकती है, नहीं कर सकती, ये केवल कोई चर्चा कर सकती है। ये भी लोकसभा की शक्ति की राज्यसभा को इससे ज़्यादा मजबूत बनाता है। उसके बाद और एक आप देख लीजिए, हमने जो बताया लोकसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती। यहाँ भी देखिए लोकसभा तो कहीं ना कहीं लोकसभा बेसिकली ज़्यादा मजबूत है। आपसे ये संविधान संशोधन विधेयक की जब बैठक होती है उसमें भी लोकसभा ज़्यादा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य 545 और राज्यसभा के सदस्य हैं 245। तो कोई भी अगर संविधान संशोधन में कोई विधेयक आता है तो लोकसभा चाहे तो पारित ही हो जाता है। तो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति हमने ये चर्चा करी कहाँ की लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा मजबूत है लोकसभा। अब आते हैं, हम बात करते हैं जहाँ राज्यसभा मजबूत है लोकसभा की। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249। देखिए 249 क्या कहता है कि अगर राज्यसभा कोई अपनी उपस्थिति उम्र देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों से कोई ऐसी अनुशंसा कर देती है कि हमको राष्ट्रपति के मामले पर भी कानून बनाना चाहिए, तो राष्ट्रपति के मामले में भी संसद कानून बना सकती है। यहाँ पे देखिए ये अधिकार लोकसभा को नहीं दिया हुआ, लेकिन राज्यसभा को ये अधिकार दिया हुआ है कि राज्यसभा अगर अपने अनुच्छेद 249 का उपयोग करते हुए कोई भी अनुशंसा कर देती है कि हमें राष्ट्रपति के मामले में एक कानून बनाना चाहिए, तो संसद उसमें भी कानून बनाने के लिए लगभग बाध्य हो जाती है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के मामले को लेकर के होता है। इसमें क्या होता है कि अगर राज्यसभा को ये लगता है कि भाई नहीं IAS से काम नहीं चल रहा है, हमें कुछ और लाना है, IAS लाना है, कुछ भी लाया आना है, मतलब राष्ट्रीय स्तर की अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए, तो राज्यसभा का आनंद एक तरह से विशेष अधिकार हो जाता है। ये चाहे तो इस मामले में भी प्रस्ताव ला सकती है और उसे संसद के द्वारा कोई भी अखिल भारतीय सेवा का गठन कर दिया जाए। अब संसद के समितियों के बारे में करते हैं। संसद की 2 तरह की समितियाँ, एक तदर्थ होती है और साथ में एक स्थायी जो समिति होती है वो कम से कम 1 साल के लिए होती है, ठीक है। और जो तदर्थ समिति होती है जो किसी मामले को लेकर के गठित होती है और साथ में जैसे उसका जिस काम के लिए गठित की गई थी अगर काम पूरा हो गया तो खत्म हो जाती है। तो लोक लेखा समिति बहुत लोक लेखन समिति बहुत ज़्यादा, ये कब से भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा सबसे पहले 1921 में स्थापित की गई थी। इसमें सदस्य बहुत होता है, तो 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 5 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो लोक लेखा समिति के बारे में क्या होती है, लोक सेवा इसकी किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जाता है। इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। इसका काम क्या होता है, लोक लेखा समिति की कई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हम लोग आगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो एक रिपोर्ट हर साल प्रस्तुत करता है जिसको राष्ट्रपति संसद के सामने रखवाते हैं कि उस रिपोर्ट की जाँच करना। अब देखिए कितना, अब पहले दिए कि कई कम पद कितना महत्वपूर्ण होता है, अब कहे कि पद में रहने वाले व्यक्ति ने जो रिपोर्ट दी कि उस रिपोर्ट को जांच करने के लिए लोक लेखा समिति की स्थापना की जाती है। इससे ये समझा जाता है कि लोक लेखा समिति कितना महत्वपूर्ण पद हो जाता है, लोक लेखा कितनी महत्वपूर्ण समिति हो जाती है। अब प्राकलन समिति की बात, देखिए नाम ही आकलन करना कि मतलब किसी भी मामलों को लेकर के किसी चीज़ का आकलन करने के लिए किया जाता है कि कितना हमें खर्च करना है, कितना नहीं खर्च करना है, क्या हमने जो खर्च किया था वो सही है। बजट समझता ये बजट के खर्च से संबंधित होती है। इसकी स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1919 के द्वारा 1921 में की गई थी। देखिए ये सबसे बड़ी सदस्य, इसमें होते हैं 30 सदस्य और 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं।
लोक लेखा समिति में क्या था, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, लेकिन इसमें नहीं, इसमें 30 सभी सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। उसके बाद सरकारी एंटिनों की भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा की। तो लोक लेखा समिति और साथ में सरकारी उपक्रम समिति, इन दोनों के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जो कि लगभग समान है। लेकिन प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, 1921 में स्थापित की गई थी। इसका मतलब आकलन कि कितना हमें व्यय करना है, कितना व्यय नहीं करना है, तो मामले को लेकर के हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सांसदीय विशेषाधिकारों के मामले की। संसद का सदस्य कुछ विशेषाधिकार रखता है कि जैसे उसको हम वेतन भत्ते तो देते ही हैं। उसके बाद होता है, अगर मान लीजिए संसद की कार्रवाई चल रही तो किसी भी संसद सदस्य को सामान्य मामले, नागरिक मामलों में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि संसद सदस्य अगर बार बार ऐसे गिरफ्तार होता रहे गैर मामले में, तो संसद की कार्रवाई में भाग कब लेगा? बल्कि कुछ सांसद तो बहाना बना देंगे कि हमको लोकसभा नहीं जाना है, हमको गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी बात है, संसद सदस्य लोकसभा के अंदर अपनी जो स्वतंत्र होता है पूरी तरह से अपनी बातें रखने के लिए, और उस पर न्यायालय में चर्चा भी नहीं की जा सकती कि उसने कुछ बहुत बोल दिया, क्या गलत बोल दिया। लोकसभा या संसद के अंदर जो भी चर्चाएं की जाती है, ये बहुत ही विशेषाधिकार से युक्त होती है। तो संसद सदस्य को इस पर भी मामले में जवाबदेह नहीं बनाया जाता है। ये दोनों के लिए, राज्यसभा और लोकसभा सदस्य दोनों के लिए होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखें कि संसद सदस्य कितने कहाँ से आते हैं। जितना राज्यसभा से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्यसभा की 31 सदस्य आते हैं, लोकसभा के 80 सदस्य आते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो थोड़ा सा कई बार प्रश्न में दे देता है कि कितने सदस्य आते हैं। तो आंध्र प्रदेश से 18, 42, बिहार से 16, 40, 16 लोग राज्यसभा से, 40 लोकसभा से। आज हमने लगभग संसद के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी। हमने आज संसद को एक बार पूरा रिकैप कर देते हैं कि संसद के बारे में क्या। पहली बात, संसद में कौन होते हैं? संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। फिर हमने लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे करते हैं। लोकसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों को कैसे हटाया जाता है? तो अगर मान लीजिए तो भ्रष्टाचार का आरोप है, कुछ ऐसे आरोप लगे। फिर लोकसभा की अध्यक्ष क्या होता है, अध्यक्ष के कर्तव्य क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा। लोकसभा सदस्यों के क्या होता है, लोकसभा सदस्यों का हमने विशेषाधिकार पढ़ा। उसके बाद हमने राज्यसभा के सदस्यों के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे। हाँ, ये हमेशा तोड़ नहीं मिल। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ओपन बैलेट के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों में जनता द्वारा मतदान किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य में जो वोट करते हैं वो राज्य के विधायक करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सांसद, तो जितने विधायक हैं उसको टोटल 31 सांसद विधायक कर देंगे, तो लगभग जनसंख्या 37 के आसपास आती है। तो एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 37 विधायकों की जरूरत पड़ती है। और यहाँ ओपन बैलेट, राज्यसभा को जन्म ओपन बैलेट होता है। उसमें क्या होता है, दिखाना पड़ता है कि हमने किसको मतदान किया, अपने वहाँ एजेंट खड़े होते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव ऐसा होता है जिसमें ओपन बैलेट की, तो ओपन बैलेट की जरूरत है। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का हमने कार्यकाल देखा कि 6 वर्ष का होता है। हर साल 2/3 सदस्य हो जाती है। उसके बाद हमने राज्यसभा की बात कार्यों की चर्चा की। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों के बीच एक कहाँ समानता है, कहाँ अंतर है के बारे में चर्चा की हमने। उसके बाद हमने विधेयकों के बारे में, धन विधेयक, वित्त विधेयक टाइप 1 टाइप 2 के बारे में चर्चा की। फिर हमने बजट के बारे में, बजट को प्रस्तुत कौन करता है, बजट कब प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद बजट के 6 चरण हमने बताया कि उसको पहले बात इंट्रोड्यूस करना, उसके बाद आम सभा में बातचीत करना, उसके बाद उसके मामले में चर्चा करना, उसके बाद समितियों को भेजा जाना, उसके बाद अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। फिर विनियोग विधेयक को पारित करते हैं और साथ में विधेयक पारित होते ही बजट पारित हो जाता है। उसके बाद हमने 3 तरह के विधेयक, जैसे कंटीजेंसी फंड और लोक लेखा आकस्मिकता निधि, लोक लेखा निधि और भारत की संचित निधि। भारत की संचित अनुच्छेद 266, लोक लेखा निधि अनुच्छेद 266 और भारत की संचित निधि आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 270 में पड़ा। संचित निधि में जो पैसा कितना आया, कितना गया, कितना हमको इकट्ठा रखना है, इसके संबंध में पड़ा। उसके बाद 267 में क्या होता है, ये राष्ट्रपति जी के अंदर में होती है। राष्ट्रपति जी इस पर चाहे तो मतदान, चाहे तो उसको
हमेशा बस इमरजेंसी के लिए इसको हम रखते हैं। ये हमने पढ़ा, मुझे 266 में 2 पढ़े, लोक लेखा पढ़ा और साथ उसके बाद भारत की संचित ने जो भारत की लोक लेखा लिखी, दोनों अनुच्छेद 266 में पढ़ा। अनुच्छेद 266 में हमने भारत की आकस्मिकता नीति पढ़ी। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद हमने सरकारी विधेयक पढ़ा, गैर सरकारी विधेयक पढ़ा। अभी और इसमें स्थगन क्या होता है, सत्रावसान पढ़ा, ये पढ़ा हमने कोरम पढ़ लिया, गणपूत पढ़ लिया, कितना की कोरम उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का शपथ है जी, लोकसभा का शपथ हमने पढ़ लिया, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष हमने पढ़ लिया। उसके बाद दोनों सदनों की अवधि पढ़ ली। तो लगभग आज हमने संसद को पूरा जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून पढ़ लिया, उसमें कि क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। दल बदल के मामले को पढ़ लिया। स्थानों का रिक्त होना, हाँ ये हमने थोड़ा सा नहीं पढ़ा। स्थानों का रिक्त होना, स्थानों के रिक्त होने में क्या होता है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य लिया जाता है तो उसे 10 दिनों की विदाई, मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, तो लोकसभा का सदस्य है उसे 10 दिनों के अंदर कोई पद छोड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर उसे राज्यसभा का सदस्य उसकी चली जाती है। ऐसे राज्य विधान परिषद में होता है कि कोई जब विधान परिषद और विधानसभा दोनों का सदस्य हो जाता है तो उसे पद छोड़ना पड़ जाता है। समय सत्र पढ़ लिए, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, एक स्थगन प्रस्ताव पढ़ लिया, सरकारी विधेयक, धन विधेयक पढ़ लिया। साधारण विधेयक क्या होते हैं, धन विधेयक क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। दोनों संयुक्त बैठक कब होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। लोक लेखा समिति, संचित नीति, लोक लेखा, ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद संसद की समितियां हमने पढ़ ली, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम, विशेषाधिकार भी हमने पढ़ लिया कि 40 दिन पहले तक, 40 दिन बाद तक सामान्य मामलों में संसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनको पढ़ लेते हैं कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है, संसद के गठन का अनुच्छेद 80 कुछ है जो कई बार सीधे सीधे डायरेक्ट स्टेट पीछे में तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं कि ये वाले संसद में इस अनुच्छेद में क्या है। तो जैसा राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 में दिया गया, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में दिया गया है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष 93 में दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 94 में दिया गया है। कई बार अनुच्छेद 100 क्या होता है, दोनों सदनों में मतदान व्यक्तियों कोरम की पूर्ति के बिना सदनों की कार्य का अधिकार है। कई बार क्या होता है कोरम की पूर्ति नहीं हो जाती तो भी हमें वक्त काम करना पड़े या फिर जो भी सांसद है वो अपनी चर्चा करना चाहे तो अनुच्छेद 100 के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद संसद की अयोग्यता के संबंध में है अनुच्छेद 102 से संसद को अयोग्य ठहराया जाना। उसके बाद अनुच्छेद 108, 110 और 112 ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि किसी कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 कहता है कि धन विधेयक के बारे में इसमें यहाँ परिभाषा दी गई, पर ये परिभाषा नहीं दी गई, धन विधेयक कहा गया कि धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक कौन सा होता है ये तो निर्धारित लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। अनुच्छेद 117 1 और 117(3) विधेयक टाइप 1 और विधेयक टाइप 2 है। उसके बाद
अनुच्छेद 123 जो होती है राष्ट्रपति के अवकाश काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और मैं देख लेता हूँ अगर आप महत्वपूर्ण चीज़ें शायद बच गई हो। थोड़ा एक लाभ का पद जुड़ा मुझे। लाभ का पद क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि कोई लाभ का पद संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन लाभ का पद ऐसा पद होता है जिससे सदस्यता चली जाती है, कई सदस्यों की सदस्यता तक चली गई, या आप ऐसे पद पे हैं कि आप सदस्य भी हैं और साथ में कई और सरकारी पद आप दे लाभ का पद माना जाएगा। एक कटौती प्रस्ताव हमारा बचा हुआ है। नीतिगत कटौती, तीन तरह की कटौती, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, आर्थिक कटौती प्रस्ताव और सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। जैसे कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि संसद खत और विपक्ष के लोग सरकार की नीति से सहमत होते हैं तो एक प्रस्ताव लेके आ जाते हैं जिसे नीतिगत कटौती प्रस्ताव होता है। इसमें राज्य की मांग को जितनी भी रहती है उसको ₹1 कर दिया जाता है, बस नाम की हम आपको केवल मतलब कि विरोध करने के लिए। आर्थिक कटौती प्रस्ताव एक निश्चित सीमा तक जो बजट होता है उसमें कटौती की मांग की जाती है। उसके बाद सांकेतिक कटौती प्रस्ताव की ₹100 तक की कटौती की कमी की जाती है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव मतलब आपकी नीति ही पूरी खराब है तो पूरा पैसा ही आप बेकार में यूज करें, बस इतना तरह समझ लीजिए। तो उसमें केवल ₹1 हम आपको कह चाहते हैं कि आप ₹1 ही खर्च करें इस योजना में ये। और आर्थिक कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि जो आपकी नीति तो ठीक है लेकिन इसमें जो पैसा व्यय कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है तो इसको कम करने की बात कही जाती है। आर्थिक सांकेतिक कटौती प्रस्ताव में संकेत रूप में कम किया जाता है कि भाई हम आपकी नीति भी ठीक है, आप जो पैसा दे रहे हो भी ठीक है, लेकिन इसमें हम सांकेतिक रूप में कुछ कटौती करना चाहते हैं तो इसमें ₹100 तक की कटौती की जाती है। तो ये 3 तरीके होती हुई अक्सर प्रश्न में आ जाता है। हमने संसद की भूमिका भी पढ़ लिया। एक धन्यवाद प्रस्ताव होता है कि क्या होता है, हम चुनाव से पहले राष्ट्रपति जी के संविधान के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने से अगर नहीं पारित होता तो ये भी अपमान जाने की स्थिति होगी। धन विधेयक ऐसा मामला जिस पर राष्ट्रपति जी की जांच का अधिकार नहीं, जिसमें कि संसद को जांच का अधिकार नहीं होता है, न्यायपालिका विषय। तो आज हमने काफ़ी समझ लिया है संसद के बारे में, लगभग 50 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो इसके एक बार और 2 बार आप देखेंगे तो आपको इसको जरूर देखना।